नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक लाचार महिला की है। शादी का दिन था। मेरा नाम कसक है और आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। हर लड़की की तरह मैं भी इस दिन के सपने संजोती आई थी। मेरी शादी अमर से हो रही थी। अमर को मैंने बहुत अच्छे से नहीं जाना था, लेकिन जितना जाना था उतना काफी था। मम्मी पापा ने जब रिश्ता तय किया था तब उन्होंने कहा था कि अमर बहुत अच्छा लड़का है, अपने परिवार के साथ बिजनेस संभालता है और सबसे बड़ी बात, उसके परिवार को मैं बहुत पसंद थी। यह सोचकर ही मेरा दिल खुशी से भर जाता था कि मैं अपने ससुराल में सबकी लाडली बनूंगी। लेकिन शादी के दिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मुझे खुद को संभालने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। अचानक एक शरारती ख्याल मेरे मन में आया, क्यों न शादी की सारी रस्में पूरी होने से पहले ही एक बार अमर से मिल लिया जाए। आखिर वो भी तो मेरा होने वाला पति था। अगर मैं उससे पहले मिल लूं तो इसमें बुरा क्या था। मैंने धीरे धीरे अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए, बिना किसी की नजर में आए। सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, इसलिए मुझे कोई देख नहीं रहा था। जैसे ही मैं अमर के कमरे के पास पहुंची, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सोच रही थी कि अंदर जाकर उससे कहूंगी कि देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। शायद वो भी मुझे देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने जो दृश्य था उसने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। अमर ने अपनी शेरवानी उतार रखी थी और वो बिना कपड़ों के था। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और वो हाँफ रहा था, जैसे उसने कोई भारी काम किया हो। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो बुरी तरह घबरा गया। जल्दी से पास पड़ी चादर को लपेटकर खुद को ढक लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। मैं कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक मेरी माँ की आवाज आई, कसक, तुम कहाँ हो? मैं घबरा गई। अगर किसी को पता चल जाता कि मैं शादी से पहले अमर से मिलने आई थी तो कितना बड़ा बवाल मच जाता। जल्दी से मैंने दरवाजा बंद किया और वहां से भागकर वापस चली गई। लेकिन अब मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। अमर इस हाल में क्यों था? वो इतना घबराया हुआ क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कमरे में कोई और भी था? क्योंकि मैंने देखा था कि खिड़की खुली हुई थी। शादी की बाकी रस्में होती रहीं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मुझे ना तो शादी की खुशियां महसूस हो रही थी, ना ही कोई रस्म अच्छी लग रही थी। मैं बस एक ही बात के बारे में सोच रही थी, अमर उस कमरे में उस हालत में क्यों था? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और विदाई के बाद अपने ससुराल आ गई। मैं सोच रही थी कि जैसे ही सही वक्त आएगा, मैं अमर से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो और भी अजीब चीजें होने वाली थीं। शादी की पहली रात थी। मैं बहुत उत्साहित थी। आखिरकार अब मुझे अमर से खुलकर बात करने का मौका मिलने वाला था। लेकिन जब अमर कमरे में आया तो उसके हाथ में एक सोने की चेन थी। उसने चुपचाप चेन मुझे दिखाई और फिर अचानक बोला, जाओ फ्रिज से बर्फ ले आओ। मैं चौंक गई। बर्फ? हाँ, जाओ और जल्दी से लेकर आओ। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब मैं बर्फ लेकर आई तो उसने एक अजीब सी शर्त रख दी, जब तक यह पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक तुम इस कमरे में नहीं आ सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गई थी। क्या यह कोई मजाक था या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? लेकिन अमर ने मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं बेबस खड़ी रही और जब तक बर्फ पिघली तब तक पूरी रात बीत चुकी थी। सुबह जब मैं कमरे में गई तो मैंने अमर को बहुत थका हुआ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी रात कोई बहुत भारी काम किया हो। उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी।
मैं पूछना चाहती थी कि उसने मुझे कमरे से बाहर क्यों रखा, लेकिन मैं चुप रही। दिन बीतते गए और हर रात अमर मुझे किसी न किसी बहाने से कमरे से बाहर निकाल देता। कभी कहता कि उसे नींद नहीं आ रही, कभी कहता कि उसे कोई जरूरी काम करना है। लेकिन अब मुझे शक होने लगा था। आखिर वो हर रात मुझसे दूर क्यों जा रहा था? क्या वो मुझसे कुछ छिपा रहा था? मेरे मन में सवालों का तूफान था। मुझे इस गुत्थी को सुलझाना था। इसलिए मैंने अमर के कमरे में एक गुप्त कैमरा लगा दिया। मुझे यकीन था कि इस कैमरे में सारी सच्चाई कैद हो जाएगी। जब मैंने अगले दिन कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अमर ने सोने की चेन को एक तरफ रखते हुए कहा, यह चेन तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। मैंने मुस्कुराकर अपने पति का यह तोहफा स्वीकार किया। मेरे मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने उनसे पूछा, इसकी क्या जरूरत थी? अमर मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे अपनाती हो, मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरी पहले से झुकी हुई पलकें और भी झुक गईं। फिर अचानक मैंने अपनी नजरें उठाई और अपने पति को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। अमर आगे बोले, तुम मुझे कोई तोहफा नहीं देना चाहती? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल देना चाहती हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए? जो आप कहेंगे वही दूंगी। मेरे इतना कहते ही अमर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में वही करोगी जो मैं कहूँ? उनका यह सवाल सुनकर मेरे मन में एक बार फिर अजीब सा शक होने लगा। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, आखिर मैं बेवजह इतनी उलझन में क्यों पड़ रही हूँ? क्या ये मेरा वहम है? मैं सोचने लगी कि अमर बार बार मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं। फिर भी मैं शांत रही और हाँ में सिर हिला दिया। मुझे उनके सवाल और हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे मूड में थी। मैं अपनी शादी की पहली रात किसी भी हालत में खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उनके हर सवाल का हंसते हुए जवाब दिया। जब अमर कमरे में आए थे तब वो किसी शेर की तरह थे। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी तारीफ करते हुए शायरी सुनानी शुरू कर दी। मैं उनकी बातें सुनकर लजा रही थी। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद उन्होंने अजीब अजीब सवाल करने शुरू कर दिए। वो बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और फिर कहते, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उनकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। मुझे लग रहा था कि यह सब तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी उनके सवालों में कुछ ऐसा था जिससे मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अचानक मैंने उनसे पूछ लिया, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए, आखिर मुझे करना क्या है? मेरी बात सुनकर अमर जोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, हमारे घर में 3 फ्रीज हैं। इन तीनों के फ्रीजर से बर्फ निकालो और अपने पति के मुंह से मुझे दो। उनकी बात सुनकर पहले तो मैं जोर से हंसी और कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो समझी कि आप मुझसे कुछ ऐसा मांगने वाले हैं जो मैं नहीं दे सकती, लेकिन फिर अचानक मुझे लगा कि यह सब मजाक नहीं था। मैं सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को अमर को बर्फ की क्या जरूरत पड़ गई। और सबसे बड़ी बात, आज का मौसम न ज्यादा गर्म था न ज्यादा ठंडा। अगर उन्हें बर्फ चाहिए भी थी तो वो खुद जाकर ले सकते थे। फिर मैंने सोचा कि शायद वो मुझे शादी की पहली रात पर परखना चाहते हैं कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। मेरी ननद ने एक बार बताया था कि कई बार पति अपनी पत्नी को परखने के लिए अजीब अजीब परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। हालांकि अमर की दी हुई परीक्षा बहुत कठिन नहीं थी। यह तो बहुत ही आसान काम था, लेकिन फिर भी रात के इस समय किचन में जाकर बर्फ निकालने का विचार मुझे अजीब लग रहा था। मैंने अमर से कहा, अगर मुझे कोई किचन में देख लेगा तो लोग क्या सोचेंगे? अमर ने तुरंत जवाब दिया,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई भी बहाना बना सकती हो। बस जाओ और बर्फ ले आओ। अमर ने आगे यह भी कहा कि उनके कहे अनुसार मुझे तीनों फ्रीज से बर्फ निकालनी होगी। एक फ्रीज हमारे कमरे में था, दूसरा उनकी भाभी के कमरे में और तीसरा किचन में। मैंने सोचा कि किचन वाले फ्रीज से बर्फ निकालना तो आसान था, लेकिन भाभी के कमरे से बिना उन्हें जगाए बर्फ निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैंने तय कर लिया कि मैं यह परीक्षा पास करूंगी। मैंने धीरे धीरे कमरे के अंदर रखे फ्रीज से बर्फ निकाली और एक प्लेट में रख दी। अमर ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे वो मेरी हर हरकत को परख रहे हों। अब अगला काम था भाभी के कमरे से बर्फ निकालना। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जिससे अंदर हल्की रोशनी आ रही थी। मैं दबे पांव अंदर घुसी और सबसे पहले यह देखा कि भाभी सो रही हैं या नहीं। वो गहरी नींद में थी। मैं बहुत धीरे से फ्रीज का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तभी हल्की आवाज हुई और भाभी ने करवट ली। मैं कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रह गई। जब मुझे यकीन हो गया कि वो फिर से सो गई हैं, तो मैंने जल्दी से बर्फ निकाली और धीरे से बाहर निकल आई। अब किचन में जाना बाकी था। यह सबसे आसान काम था, क्योंकि वहां जाने में कोई परेशानी नहीं थी। मैं बिना आवाज किए किचन तक पहुंची और फ्रीज का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही मैंने बर्फ निकाली, अचानक पीछे से किसी के आने की आहट हुई। मैं घबरा गई। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता था? मैं वहीं जमी खड़ी रही और देखना चाहा कि कौन आ रहा है। अब मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने जल्दी से प्लेट में रखी बर्फ को संभाला और कमरे की ओर दौड़ पड़ी। जब मैं वापस आई, तो अमर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा किया, कसक, उन्होंने कहा। अब इसे मेरे मुंह से दो। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने धीरे से एक टुकड़ा उठाया और उनके मुंह में रख दिया। अमर ने मेरी ओर देखा और फिर अचानक उनके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन रुक गए। अब मेरे मन में एक और सवाल उठने लगा, आखिर अमर को इतनी रात को बर्फ की इतनी जरूरत क्यों थी? क्या वो वाकई मुझे परख रहे थे, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? मैंने अपनी पहली रात की खुशी में इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह सवाल रह गया कि अमर बार बार मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे थे। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा था? मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और बाहर रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे पति इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। शादी की पहली रात को हर लड़की के लिए खास बनाया जाता है, लेकिन यहाँ हालात कुछ अलग थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे सच में मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है। मैंने अपनी शादी के पहले के लम्हों को याद किया। जब घर में शादी की रस्में चल रही थी, तब मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करेंगे। परंतु अब, जब शादी हो चुकी थी, तो मेरा मन कुछ और ही कह रहा था। अमर के इस अजीब व्यवहार ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैंने सोचा कि क्या सच में पतियों का अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने का कोई पुराना रिवाज है, या फिर अमर सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन अगर यह मजाक होता, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे से बाहर क्यों निकाला? मैंने अपनी बहन से सुना था कि शादी के बाद हर पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। मुझे अपने कानों में अभी भी अमर की आवाज गूंज रही थी, जब तक यह बर्फ पिघल नहीं जाती, तब तक तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा था। मुझे समय बिताने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। घर का नजारा अजीब लग रहा था। यह घर बहुत बड़ा था, लेकिन रात के इस सन्नाटे में यह मुझे और भी विशाल लग रहा था। दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हल्की रोशनी में अजीब सी दिख रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो वे भी मेरी तरह कुछ कहना चाह रही थी। इसी बीच मैंने महसूस किया कि मेरी साड़ी का पल्लू जमीन पर घिसट रहा था। मैंने जल्दी से उसे ठीक किया और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा था। पूरे घर में बस हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, जो माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अमर ने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि मैंने अमर से यह नहीं पूछा कि उन्हें बर्फ का क्या करना है। वे बर्फ लेकर क्या करने वाले थे? क्या वे किसी खास वजह से बर्फ मंगवा रहे थे, या फिर यह भी कोई परीक्षा थी? मैंने सोचा कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वे मुझसे सीधे कह सकते थे। वे मुझसे छुपा क्यों रहे थे? थोड़ी देर बाद मेरी बहन की कही हुई बातें याद आईं। शादी के बाद पति पत्नी के बीच विश्वास बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हें अपने पति की कोई बात अजीब लगे तो सीधे उनसे पूछ लेना। मैंने सोचा कि मुझे अमर से सच पूछना चाहिए, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि कहीं वे नाराज न हो जाएं। मैंने खुद को दिलासा दिया कि जब बर्फ पिघल जाएगी तब वे खुद मुझे अंदर बुलाएंगे और तब मैं उनसे सब कुछ पूछ लूंगी। लेकिन समय धीरे धीरे बीत रहा था और मैं बेचैन हो रही थी। कमरे के बाहर बैठना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं एक ठंडी कुर्सी पर बैठी थी, अपने ही घर में एक मेहमान की तरह। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बजने वाले थे। मैंने अनुमान लगाया कि बर्फ को पिघलने में कम से कम 1 घंटे और लगेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न मैं चुपके से अंदर जाकर देख लूं कि अमर क्या कर रही हैं। लेकिन अगर वे मुझे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने धीरे से अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। दरवाजे के पास जाकर मैंने धीरे से कान लगाया, यह सुनने के लिए कि अंदर से कोई आवाज आ रही है या नहीं। लेकिन अंदर एकदम शांति थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे को थोड़ा सा धकेला। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने हल्की हल्की सांस लेते हुए दरवाजे के अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पति अमर टेबल के पास खड़े थे और उन्होंने अपनी कमीज उतार रखी थी। लेकिन उनकी पीठ पर कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी पूरी पीठ पर लाल रंग के अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से खरोंचा हो। मैं घबराकर थोड़ा पीछे हट गई। अमर ने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैंने धीरे से अपनी सांसें रोकी और ध्यान से देखने की कोशिश की। अमर आईने के सामने खड़े होकर अपनी पीठ को देख रहे थे। उनका चेहरा भी अजीब लग रहा था, जैसे वे किसी गहरे दर्द में हों। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक अमर ने अपनी जेब से कुछ निकाला। मैंने ध्यान से देखा, यह एक छोटी सी शीशी थी। उन्होंने उस शीशी से एक तरल पदार्थ निकाला और अपनी पीठ पर लगाने लगे। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या अमर किसी बीमारी से ग्रसित है, या फिर यह किसी और चीज का असर है? मुझे नहीं पता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अंदर जाऊं और उनसे पूछूं, या फिर बाहर ही रहूं और प्रतीक्षा करूं जब तक वे खुद मुझे अंदर बुलाएं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। यह रात मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। मैं रात भर बाहर बैठी रही थी और अब सुबह हो चुकी थी। मेरे शरीर में थकान भरी हुई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं अभी सोच ही रही थी कि कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं, तभी मेरी नजर मेरी सास पर पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, बहू, आज तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना है, यह तो हमारी परंपरा है। मैंने सिर हिला दिया और रसोई की ओर बढ़ गई।
रसोई में घुसते ही मेरी नजर मेरी जेठानी पर पड़ी, जो पहले से ही वहां मौजूद थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, कैसी रही पहली रात? मैं उनके सवाल पर चौंक गई, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालते हुए जवाब दिया, अच्छी रही। हालांकि मेरे चेहरे की झिझक ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद उन्होंने देख लिया था कि मैं पूरी रात जागी हुई थी। खैर, मैंने खुद को व्यस्त करने के लिए किचन में काम करना शुरू कर दिया। मैंने गैस जलाई और चावल धोकर कढ़ाई में डाल दिए। जब तक खीर बनकर तैयार हुई, तब तक मेरे मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। मैं सोच रही थी कि अमर ने मुझसे यह सब क्यों करवाया? यह सब क्या था? क्या वह मुझे परख रहा था? जब खीर तैयार हो गई, तो मैंने उसे बड़े ध्यान से कटोरी में निकाला और सासू माँ के पास ले गई। उन्होंने उसे चखा और खुश होकर मेरी तारीफ की, बहुत बढ़िया बनी है बहू, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं चाहती थी। उनकी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मेरी नजरें लगातार अमर को खोज रही थी। थोड़ी ही देर बाद अमर सीढ़ियों से नीचे आया। वह बेहद स्मार्ट लग रहा था। सफेद कुर्ते पायजामे में उसकी पर्सनैलिटी और निखर कर आ रही थी। मेरे मन में एक सवाल कौन था, क्या यह वही इंसान है जिसने मुझे रात भर बाहर बैठाए रखा था? सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। घर के सभी लोग जाग चुके थे और नाश्ते की तैयारियां चल रही थी। मैं अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी, लेकिन तभी मेरी नजर अमर पर पड़ी। वह सफेद कुर्ते पायजामे में बहुत स्मार्ट लग रहा था। अचानक मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा दामाद चुना है जो किसी हीरो से कम नहीं लगता। उस समय मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज जब मैंने अमर को देखा तो उनकी बात सच लगने लगी। हम सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हुए। माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन मैं देख रही थी कि अमर ठीक से बैठ नहीं रहा था। वह कुछ असहज महसूस कर रहा था, मानो कुछ छिपा रहा हो। तभी मेरे देवर ने हंसते हुए कहा, भाई, ये कैसी ढीली ढाली शर्ट पहन रखी है आपने? मैंने देखा कि अमर को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह अपनी नजरें झुका रहा था, जबकि मेरा देवर हंसता जा रहा था। मेरी सास ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, खाने पर चुपचाप बैठो, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरी सास की बात सुनकर देवर शांत हो गया, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि अमर को यह बात अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर बाद मेरी ननद भी नाश्ते के लिए आ गई। उसने भी अमर की ओर देखा और चौंक कर बोली, भैया, ये कैसी शर्ट पहन रखी है? आपके पास और कोई कपड़े नहीं थे क्या? अब मैं भी गौर करने लगी कि आखिर इस ढीली ढाली शर्ट को पहनने की वजह क्या थी। मौसम बिल्कुल सामान्य था, ना ज्यादा गर्मी थी, ना ठंड। फिर अमर ने इतनी बड़ी और ढीली शर्ट क्यों पहनी थी? मेरी ननद और देवर उसकी शर्ट का मजाक बना रहे थे, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था कि अमर इस बात पर हंस क्यों रहा था। यह कोई मजाक की बात नहीं थी, बल्कि साफ दिख रहा था कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। नाश्ता खत्म होने के बाद अमर मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लंबी ड्राइव पर। मैंने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, पहले आप ये बताइए कि आपने ये कैसी शर्ट पहन रखी है? अमर ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया, बस ऐसे ही, आरामदायक लग रही थी। मैंने कहा, अगर तुम इस शर्ट में बाहर गए तो घरवालों के अलावा बाहर के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अमर के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट दिखी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि उसे कपड़े बदलवा कर ही रहूंगी। मैंने अलमारी खोली और उसमें से एक काली शर्ट निकालकर अमर की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे। अमर ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए असमंजस झलका। मुझे समझ नहीं आया कि वह इतना परेशान क्यों हो रहा है। फिर भी वह चुपचाप शर्ट लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो सचमुच बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैं उसे अपलक देखती रह गई, लेकिन मैं देख सकती थी कि उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। न जाने क्यों,
वह बार बार कमरे के अंदर बाहर आ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने यह बात नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह सवाल जरूर था कि आखिर अमर को हो क्या गया है। अमर बाथरूम से निकला और सीधा रसोई की तरफ बढ़ गया। मैं भी पीछे पीछे चल दी। उसने फ्रिज खोला और अंदर से बर्फ निकालने लगा। उसकी यह हरकत मुझे अजीब लगी। मैंने हंसते हुए पूछा, अब बर्फ निकालकर क्या करोगे? अमर मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मुझे लगा वह मुझे छेड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं उसकी इस हरकत पर मुस्कुराई, लेकिन वह कुछ गंभीर था। उसने बिना कुछ कहे बर्फ का एक टुकड़ा हाथ में लिया और धीरे धीरे नहीं दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर बाद अमर ने कहा, चलो लंबी ड्राइव पर चलते हैं। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। शादी के बाद यह मेरी पहली लंबी ड्राइव थी। मैं बहुत उत्साहित थी। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे और बाहर निकले, मैंने महसूस किया कि अमर थोड़ा बेचैन लग रहा था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, कभी अपने कपड़ों को देखता तो कभी शीशे में पीछे की तरफ। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अमर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो बात थी। उसका बार बार इधर उधर देखना, उसके चेहरे की घबराहट, सब कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर रहा हो कि कहीं कोई उसे देख न ले। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अब काफी देर हो गई, हमें घर चलना चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, अभी तो आए हुए थोड़ी ही देर हुई है। जब हम निकले थे तब तो तुम बहुत खुश थे, फिर अब इतनी जल्दी क्यों घर जाना है? अमर ने झिझकते हुए कहा, बस कुछ जरूरी काम है ऑफिस का, घर पर भी कुछ जरूरी काम निपटाना है। मैंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कौन सा काम अचानक आ गया, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। हम घर वापस लौट आए, लेकिन अमर अभी भी परेशान लग रहा था। वह बार बार अपने हाथों को मल रहा था, कभी बालों में उंगलियां फिरा रहा था, कभी कमरे के अंदर बाहर चक्कर लगा रहा था। मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया, अमर क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा। मैंने चिंतित होकर कहा, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो डॉक्टर से दवा ले लो। अमर ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। मैंने झुंझलाते हुए कहा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? वह मेरी तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, तुम फिर से मेरे लिए बर्फ लेकर आओ। मैं उसके चेहरे को देखने लगी। एक बीमार इंसान को बर्फ की क्या जरूरत? यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहे बिना उठकर बर्फ लाने के लिए रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, अमर ने मुझे पीछे से आवाज दी, सुनो, इस समय अगर कोई तुम्हें बर्फ ले जाते देखे तो कोई सवाल मत करना। अगर कोई पूछे कि बर्फ क्यों चाहिए तो कोई बहाना बना देना, लेकिन बर्फ लेकर जरूर आना। उसके शब्द मुझे अजीब लगे। क्यों इतनी गोपनीयता? बर्फ के लिए इतना डर क्यों? जब मैं रसोई में पहुंची तो वहां मेरी सास पहले से ही खड़ी थी। मैंने कोशिश की कि चुपचाप बर्फ निकाल लूं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं इतनी मात्रा में बर्फ निकाल रही हूं, उन्होंने पूछ लिया, बर्फ का क्या करोगी? मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप बर्फ लेकर बाहर आ गई। मुझे यकीन था कि मेरी चुप्पी से मेरी सास को शक जरूर हुआ होगा। मैंने अमर को बर्फ दी। उसने एक पल मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, अब तुम बाहर जाओ। मुझे बहुत बुरा लगा। आखिर यह कैसा व्यवहार था? मैं उसकी पत्नी थी, फिर भी मुझे कमरे से बाहर भेज रहा था। लेकिन मैं चुप रही। रात के 11 बज चुके थे। घर में सभी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं भी चुपचाप बाहर निकल गई और वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई जहां कल भी बैठी थी।
मुझे अब यह सब अजीब लगने लगा था। कल की ही तरह आज भी अमर मुझे कमरे में नहीं आने दे रहा था। मुझे यकीन था कि सुबह होने तक वह खुद मुझे बुलाएगा। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सुबह के 5 बजे अमर ने कमरे का दरवाजा खोला और धीमी आवाज में कहा, अब तुम आ सकती हो। इस बार मैंने अपने पति को ध्यान से देखा। वह आज भी बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन यहाँ मैं भी बहुत थक चुकी थी और सोने के लिए बेचैन थी। इसलिए मैं तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गई। कल मैं अपने पति के साथ समय नहीं बिता पाई थी और आज भी नहीं बिता सकी, इसलिए मैंने अमर से कहा कि वह भी बिस्तर पर आकर लेट जाए। लेकिन यह क्या? अमर ने तुरंत अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने हैरानी से पूछा, अमर, तुम सोफे पर क्यों लेट गए? उसने शांति से जवाब दिया, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का हूँ। मैं अरेंज मैरिज में विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझना चाहिए। बिना किसी कारण के मैं रिश्ता शुरू करना पसंद नहीं करता, इसलिए कुछ रातें मैं सोफे पर ही सोऊंगा, जब तक कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ न लें। मैंने अमर की बात पर हामी भर दी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर अमर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वह मुझे साफ तौर पर नजरअंदाज कर रहा था। मैं चुपचाप लेट गई, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। मैं बार बार सुहागरात का वह दृश्य याद कर रही थी। अचानक मैंने अमर से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे परिवार ने तुम पर जबरदस्ती मेरी शादी थोप दी है। मुझे उम्मीद थी कि वह कहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन अमर ने जो कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ कसक, तुम सही कह रही हो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया और बिस्तर पर लेट गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग पिछली सारी घटनाओं को दोहराने लगा। क्या मैं अमर के जीवन में एक बोझ थी? क्या मुझे उसकी जिंदगी में जबरदस्ती लाया गया था? मैं सोचती रही और मुझे नींद नहीं आई। मेरा सिर दर्द करने लगा। मैं करवटें बदलती रही, लेकिन दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि घर के सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इस घर में हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त था। अमर भी अब ऑफिस जाने लगा था क्योंकि उसकी शादी की छुट्टी खत्म हो गई थी। मैं भी घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। मुझे हर वक्त यही महसूस हो रहा था कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं मायके जाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे ही अनुमति दे दी। मैंने सोचा कि अमर से भी पूछ लूं, इसलिए उसे फोन लगाया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने दोबारा कॉल किया, फिर से कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने उसके केबिन के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया। इस बार उसकी सेक्रेटरी ने फोन उठाया। मैंने कहा, मुझे अमर से बात करनी है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मैम, सर आज ऑफिस नहीं आए हैं। मुझे यह सुनकर गहरा झटका लगा। क्या? मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन वे तो सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले थे। सेक्रेटरी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैम। उन्होंने आज ऑफिस में कोई जानकारी नहीं दी है। मैं घबरा गई। अमर सुबह घर से ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं। मैंने तुरंत उसे दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं भागकर अपनी सास के पास गई और उन्हें यह बात बताई। मेरी सास भी परेशान हो गई। उन्होंने भी अमर को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब, फोन स्विच ऑफ है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। अमर आखिर गया कहाँ? क्या वह सचमुच ऑफिस नहीं गया या फिर वह मुझसे कुछ छिपा रहा था? मेरी सास ने तुरंत मेरे ससुर को फोन लगाया। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया,
मेरी सास ने घबराई हुई आवाज में पूछा, अमर कहाँ है? वह ऑफिस भी नहीं गया आज? मेरे ससुर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। अमर आज ऑफिस नहीं आया। यह सुनकर हम सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कहीं मेरे पति ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। मैंने अमर के सभी दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हर किसी का यही जवाब था, हमने भी अमर को आज नहीं देखा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ ढूंढूं उसे, किससे पूछूं। मैं चुपचाप अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मेरी सांसें तेज हो रही थी। सासू माँ बार बार अमर को फोन लगा रही थी, लेकिन हर बार वही जवाब आता, फोन स्विच ऑफ है। मैं अपने कमरे में चली गई और बेतहाशा इधर उधर टहलने लगी। मन में बस एक ही ख्याल था, अमर आखिर कहाँ चला गया। तभी अचानक मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। अमर दरवाजे पर खड़ा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर अमर से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। अमर, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब कितने परेशान थे, मैंने कांपती आवाज में पूछा। अमर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऑफिस गया था। तभी मेरी सास को पता चला कि अमर घर आ चुका है। वह जल्दी से हमारे कमरे में आई और उन्होंने भी वही सवाल किया, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पत्नी कितनी चिंता में थी। और तुम तो ऑफिस भी नहीं गए थे। अमर ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और अपने पिता को कॉल लगाया। उसने कॉल को स्पीकर पर डाल दिया। पापा, बताइए, क्या मैं आज ऑफिस आया था या नहीं? अमर ने सीधा सवाल किया। मेरे ससुर की आवाज आई, हाँ, तुम ऑफिस आए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद कहीं मैं उन औरतों में से नहीं थी जो अपने पति की शिकायत अपनी सास से करें। मेरी सास ने जो भी कहा, मैंने चुपचाप सिर हिला दिया और चाय बनाने में लग गई। दिल में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने कोई शिकन नहीं आने दी। जब चाय तैयार हो गई तो मैंने ट्रे उठाई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, अचानक अंदर से अमर की आवाज सुनाई दी, खुदा के लिए, मेरी बीवी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। यह बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। मैं कल तुमसे फिर मिलने आऊंगा, फिर हम साथ में इस पर बात करेंगे। मैं दरवाजे के बाहर ठिठक गई। यह अमर किससे बात कर रहा था? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो मुझसे छिपाई जा रही थी? मेरे हाथों से चाय की ट्रे कांपने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अमर की आवाज में घबराहट थी। मेरा मन अजीब अजीब विचारों में डूब गया। क्या अमर मुझसे कुछ बड़ा छुपा रहा है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या इसलिए वह मुझसे इस तरह दूरी बना रहा है? मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। अमर ने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया और एक पल के लिए डर गया। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। मैंने बिना कुछ बोले चाय उसकी ओर बढ़ाई। मैं चाय नहीं पीऊंगा, अमर ने तुरंत कहा। मुझे अभी चाय पीने का मन नहीं है। मैंने चाय को पास की टेबल पर रख दिया और खुद उसके पास बैठ गई। अमर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है? अब हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। शायद हम बाहर जाकर एक दूसरे को बेहतर समझ सकें, मैंने धीरे से कहा। अमर ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हमें एक दूसरे को समझने का समय देना चाहिए। अमर, कब तक? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सुबह से शाम तक तुम ऑफिस में रहते हो, उस समय मैं नीचे घर के बाकी लोगों के साथ होती हूँ। और फिर रात को जब हम अपने कमरे में आते हैं, तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हो। अमर ने कोई जवाब नहीं दिया।
मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने शादी नहीं की, बल्कि कोई अपराध कर दिया है और तुम मुझे इसकी सजा दे रहे हो। मेरी आवाज में दर्द था। अमर चुपचाप उठा और कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए, लेकिन दिल से दर्द नहीं मिटा। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अमर अब तक घर नहीं लौटा था। मैंने कई बार उसे फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 6 बजे मेरी आंख खुली और जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अमर सोफे पर लेटा जोर जोर से रो रहा था। मैं घबराकर उसके पास गई और धीरे से उसका कंधा छुआ। अमर, क्या हुआ? मैंने सहमे हुए पूछा। अमर ने एकदम से अपनी आंखें पोंछी और बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम रो क्यों रहे थे? कुछ मत पूछो, बस मेरे लिए बर्फ ले आओ, अमर ने जल्दी से कहा। बर्फ? इस समय? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, बस लाकर दो। बिना कुछ पूछे मैं जल्दी से किचन की ओर भागी और फ्रिज खोला, लेकिन जैसे ही फ्रीजर देखा मैं हैरान रह गई। बर्फ का एक भी टुकड़ा नहीं था, लेकिन मैंने सुबह ही पूरा बर्फ का ट्रे भरकर रखा था। क्या अमर ने पूरी बर्फ पहले ही निकाल ली थी? अगर हाँ, तो क्यों? मैंने जल्दी से नीचे जाकर किचन से बर्फ ली और अमर को दी, लेकिन मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आखिर अमर को हर रात बर्फ की जरूरत क्यों पड़ती थी? वह मुझसे क्यों दूर भाग रहा था? उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों था? मैंने अमर की ओर देखा, लेकिन वह बर्फ लेकर तुरंत बाथरूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अब सच जानना था। जैसे ही अमर ने बर्फ देखी, उसने जल्दी से मेरे हाथ से ली और बिना कुछ कहे मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के सामने खड़ी रह गई, पूरी तरह से स्तब्ध। अमर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? वह हर रात बर्फ क्यों मांगता है? कमरे में अकेले बंद होकर क्या करता है? मेरे दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। मैं वहीं खड़ी रही, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैं और ज्यादा बेचैन हो गई। क्या अमर किसी गंभीर परेशानी में है, या फिर वह मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है? मैंने तय किया कि अब मुझे सच्चाई पता करनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। मुझे याद आया कि अमर ने फोन पर कहा था कि वह अगले दिन दोपहर में किसी से मिलने वाला है। मैंने सोचा कि मैं दोपहर में उसे कॉल करके पता करूंगी कि वह कहाँ है। लेकिन फिर एक और विचार आया, अगर अमर मुझसे झूठ बोल रहा हो तो। इसलिए मैंने अपने ससुर को कॉल करने का फैसला किया। दोपहर में जब मैंने अपने ससुर को फोन किया और पूछा, पापा, क्या अमर ऑफिस में है? उन्होंने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, हाँ, वह अपने ऑफिस में काम कर रहा है। मैं थोड़ी शांत हुई, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। इसलिए शाम को मैंने फिर से अपने ससुर को फोन किया और वही सवाल दोहराया। उन्होंने फिर वही जवाब दिया, अमर आज ऑफिस में ही था, कहीं नहीं गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरे दिमाग में लगातार यह बात घूम रही थी कि कहीं अमर का किसी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। फोन पर जिस लड़की से मिलने की बात हो रही थी, क्या वह उसकी प्रेमिका थी? और क्या वह लड़की हमारी शादी की रात भी आई थी? लेकिन जब अमर सच में ऑफिस में था, तो फिर वह किससे मिलने की बात कर रहा था? शाम को अमर घर आया। उसने बिना कुछ बोले कपड़े बदले और सीधे अपने लैपटॉप पर बैठ गया। मैंने सोचा कि वह ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रहा होगा, लेकिन 3 घंटे तक उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने सोचा, क्या एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है? रात के 8 बजे नौकरानी हमें खाने के लिए बुलाने आई। अमर ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। मैं चुपचाप उसके साथ चल दी। खाने के दौरान अमर बार बार मुझे अपने हाथों से परोस रहा था। यह अचानक से इतना ध्यान क्यों दे रहा है? मेरा मन अजीब सा हो गया। मैं खाना खाने के मूड में नहीं थी,
लेकिन अमर जल्दी से अपना खाना खत्म करके उठ गया और वापस अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने देखा कि मैं परेशान लग रही थी, तो उन्होंने कहा, बहू, चिंता मत करो, अमर थका हुआ होगा, इसलिए आराम करने चला गया। मैंने उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मैं खाने के बाद कमरे में पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। फिर से गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अमर, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने और जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। अमर, अब बहुत हो गया, दरवाजा खोलो। 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। अमर की आंखें लाल थीं। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने गुस्से से उसकी आंखों में देखा और कहा, ये सब क्या हो रहा है अमर? वह चुप खड़ा रहा। जब मैं कमरे में आती हूँ तो तुम बाहर चले जाते हो। जब मैं बाहर होती हूँ तो तुम कमरे में बंद हो जाते हो। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? अमर का सिर झुका हुआ था। अगर तुम मुझसे सच छिपा रहे हो तो कम से कम इतना तो बता दो कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो या नहीं। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो साफ साफ कह दो। मैं खुशी खुशी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी आवाज तेज और कांप रही थी। इस शादी ने मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ तनाव और दर्द। अमर अचानक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृपया मुझसे कुछ मत पूछो, वह धीमी आवाज में बोला। मैं हैरान रह गई। अमर, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? वह रो रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई थी जो अमर मुझसे छुपा रहा था? अमर ने बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा, कृपया मुझे इतना न सताओ, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उसकी बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अमर है जो मुझसे इतना दूर और बेजार सा व्यवहार कर रहा था। मैंने अमर से कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे अलग होना चाहते हो और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे हो। मुझे गहरी चोट पहुंची थी। मुझे लगा कि अगर यही हालात रहते हैं तो मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आई और गैलरी में खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कितना और यह सब सहूंगी। मैंने सोचा, आज मैं अपने पति से इस रिश्ते का सच जानकर रहूंगी। मुझे इसका समाधान निकलवाना ही होगा। मेरे दिल में एक ठान लिया था कि मैं अमर से सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। मैं किसी भी हालत में उसे छोड़ने नहीं वाली थी, मगर अब मुझे उसकी पूरी सच्चाई पता करनी थी। मैंने तुरंत अपने आप को सामान्य किया और फिर से अपने पति के कमरे में चली गई। अमर अभी भी बिस्तर पर सिर पकड़े बैठा था और उसकी आंखों में चिंता के आसार थे। मैंने धीरे से कहा, अमर, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मेरे शब्द सुनकर अमर की आंखों में खुशी की झलक आ गई। वह मेरी ओर देखकर हैरान होते हुए बोला, सचमुच तुम मुझसे गुस्से में नहीं हो? सच में, मैंने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, आज हम कहीं बाहर चलते हैं। अमर एक बार फिर थोड़ी देर के लिए परेशान सा हो गया। फिर मैं कहने लगी, अच्छा, अगर तुम नहीं चाहोगे तो ठीक है, हम किसी और दिन जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर अमर खुशी से मुस्कराया और बोला, नहीं, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चलेंगे। रात के वक्त अमर किसी काम से कमरे से बाहर गया। तब मैंने चुपचाप अपना कैमरा अपनी पर्स से निकाला और उसे कमरे में ऐसी जगह पर रखा जहां अमर उसे देख न पाए। कैमरा मैंने अपने देवर से लिया था, जो एक बार मुझसे कह चुका था कि मुझे उसे कुछ समय के लिए चाहिए था।
और मैं इसे जल्द ही वापस कर दूंगी। मैंने कैमरा को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। यह एक छोटा सा कैमरा था जिसे मुझे काफी मेहनत से मुझसे जुड़े किसी के द्वारा लाकर दिया गया था। अमर कमरे में आया। वह इधर उधर टहल रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह डर के कारण चुप था। मैंने धीरे से पूछा, अमर, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम कुछ चाहते हो? अमर ने चुपचाप सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। मैंने फिर कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाती हूँ। मेरी यह बात सुनकर अमर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। भगवान हमें कभी भी अलग न करे। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन अंदर से एक हलचल सी हो रही थी। मैंने सोचा कि अमर को बर्फ चाहिए तो मुझे इसे लाकर देना होगा, और मैंने कमरे में रखे सभी 3 फ्रिज से बर्फ निकालकर अमर को दे दी। तुम्हें बहुत बर्फ चाहिए थी ना? मैंने पूछा। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे सब कुछ देती हो, बहुत अच्छा करती हो। फिर उसने मुझसे कहा, आज भी तुम्हें मुझे कमरे से बाहर आकर बर्फ लानी पड़ेगी। मैंने बिना किसी सवाल के कहा, ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं कमरे से बाहर आई और मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को साथ ले आई। आज तो मुझे सब पता ही लगाना होगा। मैंने सोचा, अब मैं इस मोबाइल में देखूंगी कि अमर सच में क्या कर रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा था कि आखिरकार मेरे पति के मन में क्या छिपा हुआ था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल खोला और उसे कमरे के अंदर लगे कैमरे से कनेक्ट कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठकर बाहर से कमरे में हो रहे सब कुछ को देख रही थी। जैसे ही मैंने मोबाइल पर नजर डाली, मुझे गहरा झटका लगा, क्योंकि मेरे पति ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। उनकी त्वचा पर लाल निशान थे जो मुझे हैरान कर गए। वह बर्फ के टुकड़े उठाकर अपने शरीर के उन हिस्सों पर लगा रहे थे। मैंने देखा कि वह बर्फ के टुकड़े अपने शरीर पर लगा रहे थे और बार बार नल से पानी भी निकालकर उसे साफ कर रहे थे। मेरे मन में खलबली मच गई। मैंने तुरंत अपनी सास के कमरे की ओर रुख किया और उनसे कहा, आपने मुझे बहुत धोखा दिया है। आपने अपने बीमार बेटे से मुझे शादी करवा दी। मेरी सास ने यह सुनकर घबराकर मुझसे पूछा, क्या कह रही हो तुम? मैंने उन्हें कहा, आप खुद देखिए। फिर मैंने अपना मोबाइल उन्हें दिखाया। अब हम दोनों के सामने यह सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं और मेरी सास दोनों ही यह देखकर हैरान रह गए। मेरी सास ने कहा, मेरे पास तुम्हारे कमरे की एक और चाबी है। यह कहते हुए वह चाबी लेकर अमर के कमरे का दरवाजा खोलने गई। हम दोनों कमरे में घुसे और अमर की यह हालत देखकर हम दोनों को गहरा झटका लगा। अमर हमें देखकर चौंक गया और घबराकर बोला, माँ, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गई? मैंने उसे कहा, अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और यह बर्फ क्यों लगा रहे हो? अमर रोते हुए बोला, मेरे शरीर पर एक बहुत अजीब तरह की एलर्जी हो गई है। वह उस समय सिर्फ निचले कपड़े पहने हुए था और उसके शरीर पर लाल निशान थे। अमर ने रोते हुए कहा, यह एलर्जी बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा हो। मुझे इस जलन को शांत करने के लिए बर्फ की जरूरत होती है। उसकी यह बातें सुनकर मेरी सास और मैं दोनों चौंक गए। अमर का शरीर वास्तव में बहुत बुरी हालत में था। मेरी सास भी उसे देखकर रोने लगी। अमर ने कहा, देखो, यह एलर्जी मेरी गर्दन से लेकर मेरे पैरों तक फैल चुकी है। इसलिए मुझे ढीले कपड़े पहनने की आदत है, लेकिन तुमने मुझे ऐसे कपड़े पहनने से मना किया था। मेरे लिए यह कपड़े बहुत चुभते हैं। मेरी सास ने कहा, बेटा, यह सब कब से हो रहा है? अमर ने कहा, माँ, क्या आपको याद है कि 7 महीने पहले मैं एक ऑफिस मीटिंग के लिए चीन गया था? वहां होटल में एक अजीब तरह का खाना खाया था, जिसके बाद मुझे यह एलर्जी हो गई।
यह सुनकर मेरी सास को भी और मुझे भी गहरा दुख हुआ। मैंने सोचा, अगर मुझे पहले यह सब पता चलता तो शायद मैं और अमर दोनों इस दर्द से बच सकते थे। मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्यों अमर ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया। अगर वह पहले ही मुझे बता देता तो मैं शायद उसके साथ खड़ी रहती और उसका इलाज करवाती। मुझे अब समझ में आया कि अमर का यह व्यवहार केवल उसकी शारीरिक तकलीफ के कारण था, लेकिन मुझे यह भी महसूस हुआ कि उसने मुझे इस बारे में कभी खुलकर नहीं बताया। मेरी सास और मैंने उसे देखकर दिल से महसूस किया कि वह सच में दर्द में था। अब मुझे यह तय करना था कि मैं अपनी शादी के भविष्य को लेकर क्या कदम उठाऊंगी। क्या यह दर्द और तकलीफ हमें एक दूसरे के करीब ला पाएगी या हम दोनों के बीच की दीवार को और मजबूत कर देगी। अमर की हालत को देखकर मेरी सास ने उसे दिलासा दिया, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, अब हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे। लेकिन मुझे अभी भी बहुत सवाल थे और मेरे मन में शंकाएं भी थीं। क्या यह केवल एलर्जी थी या फिर कुछ और था जो उसने मुझसे छिपाया था। अमर ने अपनी स्थिति के बारे में और अधिक खुलकर बताया। वह बोला, तुम लोग उस समय मेरे रिश्ते को कसक से तय कर रहे थे जब तुमने मुझे कसक की फोटो दिखाई थी। मुझे वह बहुत पसंद आई थी और मैं उससे शादी करना चाहता था। अगर तुम्हें मेरी एलर्जी के बारे में पता चलता तो शायद मैं कसक से शादी नहीं कर पाता, इसलिए मैंने सच को छिपाए रखा। मैंने कसक से कभी करीब नहीं जाने की कोशिश की, क्योंकि अगर उसकी नजरें मेरे शरीर पर पड़ जाती तो वह मुझे उसी पल छोड़ देती। यहाँ तक कि मेरी शादी के दिन भी मैं इस एलर्जी के कारण बहुत परेशान था। यही कारण था कि मैं वह शेरवानी नहीं पहन सका। इसलिए मैं बार बार अपने कमरे में जाता, दरवाजा बंद करता और शेरवानी उतारता। यह सुनकर मुझे उस रात का दृश्य याद आ गया जब मैंने अमर को अपनी शेरवानी उतारते हुए देखा था। मुझे अब यह सब समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे सवाल थे। अमर ने कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम लोग यह सब जानो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम लोग आज यह सब कैसे जान गए। मैंने उसे बताया, मैंने कमरे में कैमरा लगाया था ताकि मैं तुम्हारे बारे में सच जान सकूं, और उसी कारण मुझे यह सब पता चला। फिर मैंने अमर से पूछा, तुम डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते। अमर बोला, डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल बर्फ लगाने से आराम मिलता है, इसलिए मैं बार बार तुमसे बर्फ मांगता हूँ। अगर मैं खुद बर्फ निकालता तो मेरे परिवार को शक हो जाता, इसलिए मैं तुम्हें बर्फ निकालने भेजता था। मैं दवाई भी लेता हूँ, लेकिन जब मैं थोड़े टाइट कपड़े पहनता हूँ तो मुझे जलन होती है। इसलिए मैंने तुम्हें पहली रात बर्फ लाने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन भी मैं टाइट कपड़े पहने हुए था और मैं बहुत परेशान था। मुझे बर्फ लगाकर राहत मिलती है और इस राहत के लिए मैं तुम्हें कमरे से बाहर भेज देता हूँ। उस दिन भी मैं ऑफिस से डॉक्टर के पास गया था। इस राज को सिर्फ पापा जानते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस के केबिन में भी कपड़े उतारता हूँ। इस कारण पापा को मेरी समस्या के बारे में सब कुछ पता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन फोन पर कहा था कि अगर तुम अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं करवाओगे तो मैं यह सब भाभी को बता दूंगा। यह सब सुनकर मुझे अमर की हालत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि उसने मुझे कभी भी इस समस्या के बारे में खुलकर क्यों नहीं बताया। क्या वह मुझसे यह डरता था कि मैं उसे छोड़ दूंगी? क्या वह चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन वह मुझे यह बताने से डरता था? अब मुझे यह सब समझ में आ रहा था और मैंने खुद से सवाल किया, क्या मुझे अमर के इस दर्द को समझकर उसे और मदद करनी चाहिए? क्या मुझे उसे इस स्थिति से उबारने के लिए सही कदम उठाने चाहिए? मैंने अमर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी परेशानी अब मुझे समझ में आ गई है, लेकिन तुमने मुझे कभी भी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या तुम डरते थे कि मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी? अमर का चेहरा धुंधला हो गया और उसकी आंखों में शर्मिंदगी और दुख था। वह कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, हाँ, मैं डरता था।
मुझे लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैंने कभी भी तुमसे यह बात नहीं की। उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे इस पल में यह महसूस हुआ कि अमर भी मेरे लिए बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन वह अपनी स्थिति को लेकर बहुत संकोची था। उसकी बीमारी और परेशानी ने उसे इस स्थिति में डाल दिया था और वह सही तरीके से मुझसे अपनी मदद नहीं मांग पाया था। मेरी सास जो हमारे पास खड़ी थी, उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारा पति किस मुश्किल में था। हमें उसे मदद करनी चाहिए। मैंने सास को देखा और कहा, हाँ, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। हमें अमर का इलाज करवाना होगा और उसे इस बीमारी से उबारना होगा। यहाँ से एक नया कदम शुरू हुआ था, जहाँ मैंने और मेरी सास ने मिलकर अमर की मदद करने का फैसला लिया। हमें उसे विश्वास दिलाना था कि हम उसके साथ हैं और उसे अपने डर और संकोच को छोड़कर अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। अमर का इलाज सही दिशा में शुरू हुआ और उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अब मुझे यह एहसास हो रहा था कि सच्चाई छुपाना हमेशा सही नहीं होता और कभी कभी हमें अपने प्रियजनों से अपनी परेशानियां साझा करनी चाहिए। मैंने सोचा, आज से हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हम इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकें। अमर ने मुझे अपनी स्थिति के बारे में और अधिक विस्तार से बताया और वह लगातार मुझसे यही कहता रहा, मैंने तुम्हें हमेशा यह बात छिपाकर रखी, लेकिन अब मुझे तुम्हें बताना पड़ा। तुम मुझे छोड़ सको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम मेरे बारे में जानो, लेकिन अब सब कुछ खुल चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। अमर के शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। वह इतनी कठिनाई और दर्द से गुजर रहा था और मैं उसे बिना समझे उसके बारे में गलत सोच रही थी। उस पल में मैंने महसूस किया कि मुझे उसे समझने और उसका साथ देने की जरूरत थी, न कि उससे दूर भागने की। उसके साथ बिताए गए इन कठिन दिनों में मैं समझ चुकी थी कि यह हमारी यात्रा है और हमें इसे साथ मिलकर पार करना होगा। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे और मैंने उसे दिल से माफी मांगी। अमर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम बहुत दर्द में हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी सास भी रो रही थी। हमें अपनी गलतफहमियों को दूर करके अमर की मदद करनी थी। हम उसे एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए ले गए। हमें लगा कि वह जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन इलाज में समय लगा। कई डॉक्टरों से मिलने के बाद एक डॉक्टर ने उसे लंदन जाने की सलाह दी। अमर और मैं लंदन आ गए और यहाँ हमें एक बेहतरीन डॉक्टर से इलाज मिला। अब हमें 6 महीने हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा कि अमर का इलाज बहुत अच्छे से चल रहा है। उसकी एलर्जी में बहुत सुधार हुआ है और डॉक्टर ने हमें उम्मीद जताई कि 2 महीने में वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अमर की सेहत में यह सुधार देखकर मुझे बहुत राहत मिली। डॉक्टर ने कहा कि इलाज का पूरा कोर्स 8 महीने का है और अब केवल 2 महीने बाकी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब भगवान ने अमर को इतना ठीक किया है तो वह उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर देंगे। अब मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। मैं अब अपनी जिंदगी को अपने पति के साथ पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। हमने इन मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया है और अब मैं जानती हूँ कि हमें एक दूसरे पर विश्वास और प्यार रखना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें, हमें किसी भी मुश्किल से डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे पल देती है जब हमें अपनी गलतफहमियों को सही करने और एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। ये ही पल होते हैं जो हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाते हैं। अमर और मैं अब अपने जीवन को एक साथ और अच्छे से जीने का निर्णय ले चुके हैं।
हम अब पूरी तरह से एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी का हर क्षण प्यार और समझदारी से भरा होगा। जिंदगी में कई बार हम गलतफहमियों और डर के कारण अपने करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम दिल से एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। प्यार और विश्वास ही रिश्तों की सबसे मजबूत नींव होते हैं। अगर हम अपने साथी को समझने का प्रयास करें और उसे सच्चे दिल से सहयोग दें तो कोई भी कठिनाई हमें अलग नहीं कर सकती। हमें एक दूसरे का साथ हमेशा चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल गौरव की जुबानी पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।